नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। हरियाणा में हार हुई कांग्रेस की, इतनी बुरी हार। ये बुरी हार इस मामले में सीटों की गिनती पर मत जाइए। जहां पर दो तिहाई बहुमत की उम्मीद थी, वहां पर पिट गए मोहरे। तो ये बुरी हार और शर्मनाक हार है। इस शर्मनाक हार के बाद मंथन होता है। इस शर्मनाक हार के बाद सर्जरी होती है। लेकिन इस शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस में कॉमेडी शो शुरू हो जाएगी, ये तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और इस कॉमेडी शो से हरियाणा के मतदाताओं का अपमान है। उन मतदाताओं का जो करीब 40% मतदाता कांग्रेस को वोट दिए थे। हरियाणा के आम जन का, हरियाणा के किसान का, हरियाणा के नौजवान का, सबका अपमान है ये कॉमेडी शो। और ये कॉमेडी शो, यकीन मानिए, ये कॉमेडी शो ऐसे ही चलता रहा। और आज की तारीख में एक कपोल कल्पित बात करता हूं, दोबारा चुनाव हो जाए तो जो 37 पर है ना कांग्रेस, ये 7 पर आ जाएगी। ये कॉमेडी शो के लिए नहीं तैयार है हरियाणा। इस चर्चा में भाऊ को जोड़िए, तब हम विषय पर आते हैं। भाऊ को जोड़िए। भाऊ, ये बड़े चौंकाने वाली बात है। राजीव कुमार के पास, ठीक है, छोटे नेता कह रहे थे, जो है विधानसभाओं में जो हारे हैं वो कह रहे थे, कोई बात नहीं है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई। अब सीधे टॉप की बात करेंगे, ये प्यादों की बात होगी। राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई और क्या उन्होंने बोला, बड़ा अद्भुत है, सुन के हैरानी हुई। हम राजीव कुमार के आयोग में जाएंगे शिकायतें लेकर के और उनको बताएंगे। राहुल गांधी राजीव कुमार को क्या बताएंगे? आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन में हजारों शिकायतें पेंडिंग हैं, हजारों। और उदाहरण के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव जो 2022 के हुए थे, उसके बाद मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। तत्काल आयोग फायर हुआ और नोटिस जारी कर दिया अखिलेश को कि आपने आरोप कैसे लगाए। अखिलेश यादव ने बाकायदे पूरी सूची बना करके, लिस्ट बना करके, अंडरलाइन करके, तथ्य सबूत दे करके भेज दिया। आज तक वो राजीव कुमार का आयोग सन्नाटे में है, जवाब नहीं दिया। हजारों मामले वहां पर, एक्टिविस्ट के मामले, वकीलों के मामले, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मामले, राजनीतिक पार्टियों के मामले, शिकायतें, ये सब के सब पेंडिंग है, कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी को एक जो है ये भान हुआ है कि वो जाएंगे और राजीव कुमार को बताएंगे। तत्काल राजीव कुमार खड़े हो जाएंगे और पूरा का पूरा हरियाणा का नतीजा पलट देंगे। ये कॉमेडी शो क्यों? ये कॉमेडी शो कैसे बर्दाश्त करेगा ये देश? और ये कॉमेडी शो मोदी के लिए तो ताकत ही देने वाला है। देखिए, चुनाव आयोग में आप शिकायत कर रहे हैं, इसके दो पहलू हैं। हम्म क्या चुनाव आयोग में मशीनें सिर्फ हरियाणा में खराब हो गई, हम्म जम्मू कश्मीर में नहीं? दो राज्यों में हम्म चुनाव हुए। हम्म क्या वैली में आपको मतदान मिला तो वहां बीजेपी ने मशीनें नहीं रिप्लेस की, वहां हम्म खेल नहीं हुआ? क्योंकि आप चुनाव आयोग पे आरोप इसीलिए लगाते हैं कि आपको लगता है कि बीजेपी के हाथ में खेल रहा है, और हम्म यकीनन खेल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम्म आप चुनाव आयोग के सामने सर फोड़ रहे हो जहां कोई नतीजा निकलता नहीं, क्योंकि हम्म हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था कि देश की आजादी के 75 साल में, अमृत काल में, ऐसे नाकारा और निकम्मे लोग चुनाव आयोग में आएंगे जिनको मात्र समय सीमा कानूनन तय नहीं है, इसका फायदा उठाते हुए वो सवालों के जवाब ही नहीं देंगे। जवाबदेही उनकी बनती है, लेकिन कब जवाब देंगे ये तय नहीं है। इसका फायदा लेते हुए वो सिर्फ नोटिस देंगे। जब उनको जरूरत होती है तो आधी रात को नोटिस देते हैं, लेकिन हम्म आधी रात को नोटिस लेने की बात कहते हैं तो वो नोटिस लेते नहीं। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। लेकिन फिर मैं कहता हूं, इस देश की जनता ने जब तय कर लिया कि इनको हटाना है, हम्म किसी एक राजनीतिक सत्ता को, राजनीतिक दल को हटाना है, तो जनता करती है, वो पूरा प्रयास करती है। क्या लोकसभा के चुनाव पे 79 सीट्स पर मशीनों का गड़बड़ी का मामला नहीं है हम्म कि जहां जितने वोट गिरे उससे ज्यादा गिने गए? हम्म इसके बावजूद बीजेपी 240 पे नहीं अटकी। इसके बावजूद भी मोदी जी की सरकार बैसाखियों पे नहीं आई। हम्म इसके बावजूद भी ये सरकार नानी नहीं चला रही।
इसके बावजूद भी क्या गांधी को, राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन का पद नहीं मिला? क्या कांग्रेस का टैली 100 नहीं गया? क्या समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के नहीं आई उत्तर प्रदेश में? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी का पानीपत नहीं हुआ? ये मशीनों के बाद भी हुआ। मशीनें 100% खेल नहीं करती, कुछ जगह खेल करती है। मैं मानता हूं 2-4 सीटें बिगाड़ दी होगी मशीन ने, 2-4 सीटें प्लस कर दी होगी मशीन ने। जितने जगह से शिकायत आ गई वो जगह भी आप छोड़ दो, बाकी जगह क्या हुआ? हाँ। राहुल गांधी को ये देखना होगा कि वो चुनाव हारे क्यों। 17 कांग्रेस के बागी बीजेपी को 17 सीट दिलवा गए। उन लोगों को बागी किसने बनाया? एक उम्मीदवार 5 साल तक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करता है, 5 साल तक अपने पार्टी की जय जयकार करता है, 5 साल तक मेहनत करता है, और उसे पता है जात बिरादरी सभी भी इक्वेशन में मैं फिट बैठता हूं या मैं फिट बैठती हूं। और जब टिकट बंटवारे का समय आता है तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन दिमाग से नहीं दिल की बात सुनते हैं। फिर कोई अपनी महिला मित्र है तो उसको भेज देते हैं, उसका डिपॉजिट जब्त हो जाता है। जो आपके जितने भी विद्रोही थे, जो 17 सीटों पे विद्रोही थे, वो किस पोजीशन पे है आज? नंबर 2 पोजीशन पे है। इसका मतलब यह है कि वो चुनाव जीतने लायक उम्मीदवार थे। लायक उम्मीदवारों को किस नालायक ने रिजेक्ट किया, यह ढूंढना जरूरी है कि मशीन के लिए रोना जरूरी है। क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग में जाने के पहले ये चुनाव आयोग वाला छिछोरा काम उन्होंने बाकी जयराम रमेश जैसे छिछोरे लोगों को छोड़ देना चाहिए। उनको 90 सीटें थी, 90 सीटों का आकलन करने में आशीष अपने यहां 90 सीटों का आकलन दिन में हो जाता है। हाँ। राहुल गांधी जी के पास तो इतनी बड़ी सिस्टम है। स्क्रीनिंग कमेटी को बिठाओ, जिन जिन के नाम पे टिकट गए उनको पूछो क्यों हारे, पूछो कि इस लड़की को यहां से क्यों भेजा गया था, पूछो चित्रा का टिकट किसने काटा था। जवाबदेही तय कर लो। यदि ऐसी जवाबदेही नहीं तय कर रहे हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है, राहुल गांधी भी इन्हीं लोगों के हाथ का खिलौना बन चुके हैं। हाँ। जब इन लोगों ने देखा कि यह हार बुरी है, इन लोगों ने देखा कि अब हमारे ऊपर छींटे आएंगे, तो इन्होंने राहुल जी के हाथ में एक चुनाव आयोग का झुंझुना पकड़ा दिया। राहुल जी इस पे एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है, इस पे एग्रेसिव होना जरूरी है। तो आज मैं राहुल गांधी जी को एक सवाल पूछता हूं, चुनाव आयोग में मशीनें पहली बार आई है क्या? जब से मशीनें आई हैं, एडीआर से लेकर तमाम संगठन सर्वोच्च न्यायालय में रोज लड़ाई लड़ रहे हैं, मशीनों के खिलाफ रोज लड़ाई लड़ रहे हैं। तब कांग्रेस कहां थी? चुनाव जीतती तो कांग्रेस खुश हो जाती, कर्नाटक में चुनाव जीतती है तो फिर मशीनों पे आवाज नहीं होती। महाराष्ट्र में 13 सीटें मिली तो मशीनों पे आवाज नहीं हुई। हरियाणा में हार गए तो मशीनों पे आवाज होगी। मैं मानता हूं मशीनों का खेल होता है, लेकिन पूर्ण स्वीप नहीं करती मशीनें। और मशीनें पूरी स्वीप की होती तो नरेंद्र मोदी जी 400 पार होते। वो लिहाज नहीं रखते। वो एक लिमिटेड दायरे का खेल है, सिलेक्टेड सीटों पे खेल है। हाँ। वो करने के बाद भी उनको लगा मैं 300 तक तो पहुंच ही जाऊंगा, 60-70 सीटें इससे मिल जाएगी मशीनों से तो मैं 370 पार हो जाऊंगा। 300 नहीं आए, वो 180 पे आ गए। यहां 60 सीटें मिली तो उसने 240 पहुंचाया। गणित वहां चुका उनका। इससे ज्यादा मशीनों का खेल नहीं हो सकता। लेकिन जो खेल कार्यकर्ताओं के साथ किया, जो खेल हरियाणा के जनता के साथ हुआ, जो खेल उन उम्मीदवारों के साथ हुआ जो 5 साल तक उम्मीद में काम करते हैं, वो खेल पैसों का हुआ, वो खेल व्यभिचार का हुआ, अय्याशी का हुआ। उस खेल पे कौन नजर डालेगा? कौन नजर डालेंगे? उस खेल पे चद्दर डालने के लिए आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। हरियाणा की जनता सबसे ज्यादा नुकसान आज किसी का हुआ तो हरियाणा की जनता का हुआ है। मोदी जी भले ही कहे, बीजेपी भले ही कहे,
कि जनता ने हमें समर्थन दिया। अरे तुम्हारे 9 मंत्री 11 में से हारे हैं, पूरा मंत्रिमंडल रिजेक्ट किया है आपका, या आपको रिजेक्ट किया है उन्होंने। 1-2 नहीं, 9 के 9 मंत्री हारे हैं। नहीं, एक 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 खाली एक सेकंड, जो 2 जीते हैं उन पर भी आप एक इंफॉर्मेशन इसी समय सामने लाते हैं। 2 जीते हैं, उस पर एक जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं ना, केसी वेणुगोपाल वाली सीट, वहां से हाँ, मूलचंद एक मंत्री जीता है वहां पर। इसीलिए वो शारदा राठौर, पराग शर्मा और राव राम कुमार के लड़ाई में एक मंत्री वहां पर जीत गया। वो मंत्री भी कैसे जीते हैं? दूसरा मंत्री जो जीता है महिपाल ढांढा, महिपाल ढांढा पानीपत ग्रामीण से, वहां पर कुंडू को, सचिन कुंडू को दे दिया था टिकट। वहां पर भी बावरिया का और किसका किसका खेल था, और वहां पर विजय जैन जो निर्दलीय लड़ा, जो टिकट का दावेदार था, विजय जैन और कुंडू दोनों को करीब करीब बराबर वोट मिल गए और महिपाल ढांढा की सीट निकली। तो वो भी सुपड़ा साफ होता है, एक भी मंत्री नहीं जीतता। तो इसके मायने हैं कि ये दोनों कांग्रेसियों ने जितवाए हैं। हाँ, जितवाया। सबसे पहले राहुल गांधी को अपने पार्टी के अंदर बीजेपी के जो स्लीपर सेल एजेंट बैठे उनका सुपड़ा साफ करना होगा। जो स्वार्थी बैठे हैं उनको नकेल डालनी होगी। जिनके लिए अपना स्वार्थ, पैसा, अय्याशी ये सर्वप्रथम है, पार्टी बाद में है, देश उसके बाद में है, उस पर नकेल डालनी होगी। आप अपने गलतियों पे तो कुछ बोल नहीं रहे हैं और आप लगातार चुनाव आयोग पे बोल रहे हैं। हाँ, आपने तो कहा कि मेरे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, अथाह मेहनत की साहब, बहुत मेहनत की। राहुल गांधी के रोड शो में और रैली में लाखों के तादाद में लोग आए। वो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं थे, वो हरियाणा की वो जनता थी जिन्होंने आशा का द्वीप राहुल गांधी में देखा, जिन्होंने अपना भाग्य विधाता के रूप में राहुल गांधी को देखा। लेकिन राहुल गांधी की टीम ने उनके पीठ में छुरा घोंपा। राहुल गांधी की टीम ने उनके साथ विश्वासघात किया। तो ये आस्तीन के सांप कब तक पालोगे? अरे कब तक आईना साफ करोगे राहुल जी? धूल तो चेहरे पे लगी हुई है, उस चेहरे को धोना जरूरी है। कल एक प्लेटफॉर्म पे 1 घंटे का शो चला आशीष, और लगातार न्यूज लॉन्चर में जिस हिसाब से हमने नाम लेके लोगों को सामने नंगा करने का प्रयास किया, सिर्फ तथ्य सामने लाने का प्रयास किया, सच्चाई सामने पाने के लिए क्या, इन अस्थिर के सांपों को बाहर निकालने का प्रयास किया। झूठ नहीं बोलूंगा, पूरे देश भर से, कर्नाटक से लेके जम्मू कश्मीर से लोग फोन पे फोन करके रो रहे हैं आंसुओं से कि भाई साहब, इन लोगों, आपने नाम लिया, इन लोगों ने पार्टी बर्बाद कर दी, अब तो बचाइए, कुछ करिए, आप लोग ही कर सकते हैं। आप कम से कम बोलते तो हैं। एक दिन तो ऐसा आएगा कि हमारे हाईकमान के कान तक ये बात पहुंचेगी। एक उत्तर प्रदेश का एक फोन था, वो तो फूट फूट के रोने लगा। अरे मैंने बोला, अरे ऐसा भाई आप बोलो कौन है यार, रोने से क्या होगा? बोला संदीप सिंह ने साहब बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश। अरे वहां पे कोई कम मिलता से है कम आपने तुरंत नाम लिया, आपने नाम लिया साहब, बस मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद देने के। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा राहुल कब समझेंगे? राहुल लोको ड्राइवर की पीड़ा समझने जाते हैं, राहुल कुली की पीड़ा समझने जाते हैं, राहुल खेतों में काम करने महिलाओं की पीड़ा समझने जाते हैं, राहुल दलित क्या खाता है ये समझाने और समझने जाते हैं। लेकिन राहुल जी को समय आया है कि अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा समझे, सबसे पहले वही समझ लो। हाँ। उनकी वेदनाओं को फुकार डाले, उनके वेदनाओं को शब्द दें और एक सर्जरी करें। कब तक ढोगे डेड बॉडीज को? जो तंवर सारी पार्टियां घूम के आया, और बीजेपी ने भी एक फूका हुआ कारतूस करके सामने फेंक दिया उसको। राहुल गांधी जी ने मुझे कहा, आज मैं सवाल पूछता हूं और ये राहुल जी को सीधा सवाल है, ये किसी के राहुल जी का कहीं वक्तव्य नहीं है, राहुल जी का वक्तव्य मेरे सामने है, आमने सामने। और राहुल जी जैसे है, मैं जानता हूं झूठ नहीं बोलते, वो लोग उनको मिसगाइड कर सकते हैं, लेकिन वो कभी अपने दिल से झूठ नहीं बोलेंगे।
राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरा बेसिक मानना है कि जो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं उन्हें वापस नहीं लाना चाहिए। हम्म, राहुल गांधी ने कहा कि विनेबिलिटी के नाम पे आप किसी भ्रष्ट को टिकट दे सकते हो, वो उस सीट से तो चुनाव जीत लेगा, लेकिन आपकी 10 सीटें खराब कर देगा, क्योंकि एक भ्रष्टाचारी आपके साथ है तो आपके चेहरे पे कालिख लगती हम्म, है। राहुल गांधी अपने शब्द क्यों खा रहे हैं? राहुल गांधी ने तंवर को क्यों स्टेज पे वेलकम किया? क्या तंवर इतना बड़ा दलित नेता था तो फिर भाजपा छोड़ती नहीं उसको? हम्म, क्यों भाजपा ने हाशिए पे डाल दिया? क्या तंवर को नहीं दिया था? अशोक तंवर को पार्टी ने क्या नहीं दिया था? इसके बाद भी पार्टी पे थूक के चला गया वो, और फिर अब हम्म, पार्टी में आ गया सिर्फ इसलिए कि अजय माकन की रिश्तेदारी है। इसलिए अजय माकन और केसी वेणुगोपाल एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। अजय माकन के स्वार्थ के आगे पार्टी पार्टी के हाईकमान के शब्द, सोच, विचार धूमिल हो जाते हैं। क्या सर, ये हरियाणा नहीं है, ये हरियाणा छोटा राज्य नहीं है। लोगों को लग रहा होगा कि ये हरियाणा हार गए तो बौखला गए। सवाल हरियाणा का नहीं है आशीष, बुढ़िया मरने का डर नहीं है, डर इस बात का है रास्ता कि मौत ने घर देख लिया। रास्ता घर देख रहा। अब बीजेपी को समझ में आया है कांग्रेस को कैसा निपटाना। हम्म, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके तरकश में कई तीर है जो कांग्रेसी नेता है। अब महाराष्ट्र में भी यही करेंगे वो। हम्म, जो बीजेपी के स्लीपर सेल है महाराष्ट्र में कांग्रेस में बैठे हुए, वो सीट शेयरिंग में ही झगड़े कर लेंगे। जो सीट वो जीत नहीं पाते वो भी सीट मांगेंगे, ताकि बीजेपी को तस्तरी में महाराष्ट्र सरकार भी दे। कौन नजर डालेगा इस पे? उधर कान में अलंकार धीरे से बोल देता है कि अरे सारे भ्रष्ट है। राव जी को लगता है भ्रष्ट है। एक कान अलंकार, एक कान बैजू, हम्म, एक आंख वेणुगोपाल, दूसरी आंख कौशल। हो गया खेल। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक, मैं लड़के को जानता हूं, संयोग से जब मैं दिल्ली आया पत्रकारिता के लिए, वो बेचारा अपना कांग्रेस का वर्कर बन के दिल्ली में आया। हम साथ में बरसाती में रहे। बहुत अच्छा मित्र है मेरा। वो पार्टी में काम करता रहा, पार्टी में राइज भी हुआ, कभी कहीं इंचार्ज बन के जाता था, कहीं क्या जनता था। उसने जीवन में पहली बार टिकट मांगा हरियाणा से। उसे टिकट नहीं दिया। तो उसने कहा कि भाई ये तो 30-35 पे आ जाएंगे। तो सबने हंसी मजाक में ले लिया, मैंने भी ले लिया कि इसका टिकट कटा इसलिए ऐसा कह रहा है। नतीजा आने के बाद उसने कहा कि मैंने कहा था ना आपको, आप व्हाट्सएप खोल के देखिए, मैंने वो सीटें बताई थी आपको जहां वो जीत रहे और बाकी सब हार रहे। उन्होंने कहा जहां से मैंने टिकट मांगा था वहां उन्होंने यादव को टिकट दिया। जब से हरियाणा बना है तब से कोई यादव वहां जीता नहीं है। हर बार यादव का डिपॉजिट जब्त होता है। फिर यादव को उतारा। मैंने उनको कहा कि यादव को लड़वा के हारना है तो मेरे को लड़वाइए, मुझे लड़ाइए। हारना ही है तो मुझे हारने दीजिए, लेकिन चांस तो दीजिए। उसने कहा था मैंने 5 साल मेहनत की, मैंने इतनी सारी व्यवस्था कर रखी थी कि जेजेपी से लेके तमाम लोगों को मैंने सेट करके रखा था, और उन्होंने कहा था कि भाई तुम लड़ोगे तो हम तुम जो कहोगे वो उम्मीदवार देंगे। तुम्हारे हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, क्योंकि वो सभी जगह उसके संबंध अच्छे हैं। वो सीट 100% आती, लेकिन नहीं आने दी, क्योंकि ना वो पैसा देता है ना इनके लॉबी में है। 3 सीटें 100 करोड़ रुपए में गई हैं। 3 सीटें, 3 सीट 100 करोड़ रुपए। सब बताऊंगा मैं दर्शकों को आज तुम्हारे बिहाफ पे आशीष। आज पहली बार तुम्हें कांग्रेस ने 3 सीटें खरीद ली, कांग्रेस से बिकवाई टिकट, और वो बीजेपी जीत गई तीनों जगह। वो जीत नहीं थी। अब मैं तुम्हारे बगैर पूछे तुम्हारे परमिशन से एक ऐलान करना चाहता हूं। दशहरे के दूसरे दिन 13 तारीख को 1 घंटे का प्रोग्राम करेंगे हम।
ठीक है। हम ये बताएंगे कि हम किसी के कहने पे नहीं, कोई लोगों को लगता है कि हम हुड्डा के कहने पे हम उसको गाली दे रहे हैं, उसको लगता है कि शैलजा के कहने पे उसको गाली दे रहे हैं। अरे कौन शैलजा, कौन हुड्डा? सब लंका में सब 52 गज के रावण निकले। हाँ। क्या बताएं तुम्हें? किससे कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी को जब हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं तो बाकी तो उसके अरे गहरे नत्थु खैरे। लोग समझते होंगे कि राहुल गांधी पप्पू है और वो बहुत बड़े नेता है। हम आज भी हम्म। मानते हैं कि कांग्रेस में राहुल से बड़े नेता कोई कोई नहीं नहीं। है और बाकी सब हम्म। पप्पू है उसके सामने। हम्म। ये वस्तुस्थिति है। लेकिन राहुल, यदि कि मैंने कल भी कहा था, यदि 40 चोरों के सरदार हो तो अली बाबा कहलाओगे। यदि कोई पंडित शमशान में बैठेगा तो डोम कहलाएगा, और डोम मंदिर में बैठा तो पुजारी कहलाएगा। ये हम्म। आपको तय करना है कि आपको डोम कहलाना है कि पुजारी कहना है। यदि आपको अपने आप को पुजारी पंडित कहलवाना होगा तो फिर आपको आपकी जगह मंदिर जैसी पवित्र रखनी होगी। भ्रष्टाचार, दलाल, व्याभिचारों से वक्त अय्याशी करने वाले लोगों का कुनबा यदि साथ में रहेगा तो पार्टी पनपेगी नहीं। इस कोटरी से बाहर लाना होगा। और ये सिर्फ राहुल जी के लिए नहीं है, प्रियंका जी के लिए भी है। प्रियंका जी उस परिवार को बिलोंग करती है। प्रियंका जी के अंदर लोग इंदिरा जी की छाप देखते हैं। इंदिरा जी के साथ भी आर के धवन हुआ करते थे, हम्म। लेकिन आर के धवन को पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री झुक के आर के धवन से बात करते थे, लेकिन आर के धवन की औकात नहीं थी कि वो इंदिरा गांधी जी को चलाए। हाँ। हम्म। आप संदीप सिंह को, क्या संदीप सिंह ही है ना वो, साथ में हाँ, रखिए, संदीप। हम्म। साथ में रखिए, लेकिन उसकी औकात इतने मत करिए कि वो प्रियंका गांधी को चलाए। नहीं, तो ये भावुक। ये हम्म। तो आपको देखना क्या है? सबसे पहले देखना क्या है कि हम हारे कैसे। 4 जगहों से मशीन की कंप्लेंट आ गई। जयराम रमेश ने तुरंत कह दिया मशीन 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 मशीन। हम्म। जयराम रमेश ने मशीन का आलाप लिया कि उसका आलाप से लंबा आलाप खेड़ा साहब ने लगा दिया। हम्म। सब तत्व में चले गए वो मशीन मशीन करते हुए। अब राहुल को कह रहे कि आप भी आवाज लगा दो साहब, मशीन मशीन। हम्म। मशीन अपनी जगह पे। नहीं, और मशीन की लड़ाई लड़नी है सबसे पहले तो ये मशीन देखिए, की। हाँ। सबसे पहले, नहीं नहीं, मशीन की लड़ाई एक अलग लड़ाई है, हाँ। लेकिन इस हार का मंथन करना जरूरी है। हम्म। सीट बाय सीट मार्क करना जरूरी है। हाँ। शैलजा को पूछा जाए कि बहन जी आपने चित्रा का टिकट अपोज क्यों किया, बताइए। हम्म। और यदि आपको आपके क्षेत्र का आकलन नहीं है तो आप अपने हम्म। क्षेत्र के नेता कैसे? हम्म। आपको तो संसद बनने का भी अधिकार नहीं। हुड्डा जी आपने 72 टिकट लिए, हाँ। आप मुख्यमंत्री बनने के दावेदार, आप कहते कि रिटायर्ड नहीं और टायर्ड नहीं है। हम्म। आप टायर्ड नहीं है तो इन 17 को नीचे क्यों नहीं बिठाया हम्म। कि इन 17 को आप ही ने छू किया था? सवाल ये भी है। हम्म। हम्म। एक एक सीट पे विश्लेषण होगा, 1 घंटे का प्रोग्राम होगा आशीष जी। दशहरे के दूसरे नहीं, ये दिन, तो। दशहरे के दिन सिमोल्लंघन होता है। हम्म। मराठे में मैं महाराष्ट्र से हूं, मराठा कहलाता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो दशहरे के बाद सिमोल्लंघन होता था, युद्ध की तैयारी होती थी, आक्रमण होते थे। तो दशहरे के दूसरे दिन 13 तारीख को हम 1 घंटे का प्रोग्राम करेंगे, और 1 घंटे का, या 14 तारीख को, मतलब 15 तारीख के पहले हम्म। 1 घंटे का प्रोग्राम करेंगे। 90 सीटों पे बताएंगे किसने गद्दारी की। हर गद्दार को नंगा करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस का सवाल नहीं है। हम्म। राजनीतिक दल आते जाते हैं, यह हरियाणा की आकांक्षा और अपेक्षा का भविष्य की इशू है। मैं आज भी मानता हूं कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरा विरोध है, मेरा विरोध भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा मेरे मित्र है, क्योंकि सबसे ज्यादा विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रही है, और पत्रकार हमेशा विपक्ष का साथी होता है। सवाल वो नहीं है किसी को विरोध करने का, सवाल है गलत होते हुए देखते हुए भी, मतलब दूध में मक्खी गिरी हुई है, वो देख के भी आप निगल रहे हो,
ये बड़ा प्रॉब्लम है। अनदेखी चली गई समझ में तो समझ में आता है। सारी दुनिया चिल्ला रही है मक्खी है, मक्खी है, मक्खी है। फिर भी आप निगल रहे हो, तो फिर ये बताना ज़रूरी है कि आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। हमें किसी और से कोई हम तो हमें किसी से कोई लेना-देना नहीं है। हुँ। कोई लेना-देना नहीं है। ना राहुल गांधी से, ना कांग्रेस, ना बीजेपी से। मेरी जवाबदेही मेरे दर्शकों के प्रति है। दर्शक अभी प्यार देते अभी हैं, मैं दर्शक सुनते हैं। हुँ। अभी एक शुभचिंतक मित्र हैं, उनका फ़ोन था और यही बात हुई, 2 फ़ोन आए अभी हरियाणा से बड़े महत्वपूर्ण। एक फ़ोन पर ये बात आई कि अब 5 साल हरियाणा की बड़ी दुर्गति होने वाली है। वो पत्रकार भी नहीं है और नेता भी नहीं है। सोचिए, पत्रकार भी नहीं, नेता भी नहीं, लेकिन कहे अब बड़ी दुर्गति होने वाली है, हरियाणा के 5 साल। जो हुआ है हरियाणा में, वो यकीन कोई नहीं कर पा रहा। दूसरा फ़ोन और उस फ़ोन पर जो आपने कहा कि हुड्डा, शैलजा सुरजेवाला और से लेकर के और राहुल गांधी तक, सबके नेता राहुल गांधी तक। हमारे लिए सब बराबर, क्योंकि एक सवाल था कि जो है आपकी जो आप लपेटते हैं किसी को भी बिल्कुल रगड़ देते हैं, उसमें ऐसा तो नहीं कि कोई बच जाएगा या कोई बच जा रहा है या किसी के इशारे पर। हमने कहा नहीं, ना, ना। व्यक्तिगत एजेंडा कोई कोई नहीं। देखिए, मैं आशीष में बताता हूँ, लोकसभा चुनाव के समय हुँ, शैलजा जी सिरसा से चुनाव लड़ रही थी। हाँ, शैलजा जी ने मेरा नाम सुना होगा, मैंने उनका नाम सुना होगा, लेकिन शैलजा जी से कभी नमस्ते चमत्कार हुआ होगा, लेकिन मेरी बातचीत भी नहीं थी। हुँ, लेकिन शैलजा जी के कुछ लोग चाहते थे कि मेरा एक संविधान के ऊपर एक भाषण हो उनके क्षेत्र हुँ, में। हुँ, तब शैलजा जी ने रिजर्वेशन दिया था कि अरे वो शायद सुरजेवाला के खिलाफ बोलती है, इसलिए मुझे सुरजेवाला के ग्रुप में समझ के मेरे खिलाफ होंगे तो वो नहीं आएंगे। जब मुझे किसी ने कहा कि एक अखबार के संपादक का फोन आया कि आप क्या यहाँ आके संविधान को इशू को लेके एक बातचीत हो सकती है, मैंने क्यों नहीं। उसके बाद उनका फ़ोन आया मुझे कि अशोक जी आप आए, धन्यवाद। मैंने आपको किसने कहा कि मैं किसी का दुश्मन हूँ? आपने हुँ, किसके कहा कि मैं सुरजेवाला का दुश्मन हूँ? हुँ, सुरजेवाला व्यक्ति से मुझे कोई लेना-देना नहीं है। उसके अंदर जो प्रवृत्ति है उसका विरोध है। उस आदमी ने मीडिया सेल का इंचार्ज या जनरल सेक्रेटरी मीडिया होते हुए राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस को बदनाम करने का जो बीड़ा उठाया था। उनके व्यक्तित्व में ऐसे कुछ अवगुण हैं, जिसके चलते कई लोग उत्पीड़ित होते हैं। हुँ, मैं जब कर्नाटक घूमा तो कर्नाटक की कई जगह, अब अगली बार यदि उनके मित्र का आपके पास फ़ोन आया, आप मेरी हुँ, बात करवा दीजिए। मैं हुँ, उन तमाम जगहों का, उन महिला नेताओं का मैं बात करवाऊँगा इनसे, हुँ, ये कितने उत्पीड़ित थे वो। हुँ, तो इस चीज़ के लिए कम से कम न्यूज़ लॉन्चर पे माफ़ी नहीं, हुँ। कोई नहीं, नहीं, एजेंडा नहीं। वेणुगोपाल जी मैं से मैं मिला नहीं व्यक्तिगत रूप से कभी, मैं हाँ, बताऊँ तुम्हें। हाँ, हाँ, और जो व्यक्तिगत रूप से मुझे लोग जानते हैं, हुँ, उन लोगों को भी समझ में नहीं आता कि अब हमको क्यों बोला। हुँ, महाराष्ट्र हुँ, में अध्यक्ष होते हुए महाराष्ट्र की कांग्रेस के 12 बजाने वाले हुँ, माणिकराव ठाकरे को मैंने महाराष्ट्र का दुर्भाग्य कहा था। हुँ, 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 लेकिन तेलंगाना में 1 साल मेहनत करके उस आदमी ने रिजल्ट दिए, तो उसको सैल्यूट भी करना होगा। हाँ, कोई विरोध नहीं, कोई डील नहीं। नहीं, 1 फिर घंटे वो के चुनाव लड़ कार्यक्रम रहे, को अभी फिर वो हाँ, चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हाँ, फिर मैंने कहा किसी प्रोग्राम में, मराठी प्रोग्राम में, हुँ, कि अब माणिकराव ठाकरे ने चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। हुँ, बहुत हो गया, कितनी बार हारोगे? हुँ, हुँ, और बेइज्जती मत करो। हुँ, तो ये कोई प्रेम या स्नेह नहीं है। ये आकलन है। विश्लेषक की तौर पे जो दिखता है वो देखता हूँ। मेरी पत्रकारिता नारद वाली पत्रकारिता नहीं है, जो हुँ, इधर की बात उधर बताऊँ, उधर की बात इधर बताऊँ। मेरी पत्रकारिता महाभारत के संजय जैसी है। जो दिखता है वही बताऊँगा। चाहे सुनने वाले के लिए वो असहज हो, हाँ, मीठा हो, कड़वा हो, मुझे सुनाने में तकलीफ होती हो या अच्छा लगता हो,
मैं एक व्यक्ति हूं, इंसान हूं, कंप्यूटर नहीं। मेरे भी व्यक्तिगत संबंध होते हैं। जब अपने व्यक्तिगत जिनके साथ अपने अच्छे संबंध है उनके बारे में जब आप बुरा बोलते हो या उनके उनके कुछ चीजों को बाहर लाते हो, संबंध बिगड़ते हैं, पीड़ा होती है, बोलचाल बंद हो जाती है। लेकिन फिर कोई पीले चावल लेके नहीं आया था कि पत्रकारिता में आ जाओ। मार्केटिंग करता, झूठी बोलना होता तो, और उससे ज्यादा झूठ झूठ बोलना होता तो राजनीति ज्वाइन करता, जहां सच्चाई को जगह नहीं है। तो इसलिए ये राहुल गांधी ये नौटंकी बंद करें, ये मेरा एक विशेष अनुरोध है उनसे। वो एक अच्छे नेता है, पढ़े लिखे नेता है, दिल से बात करने वाले नेता है, बिना छल कपट के नेता है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। आज के डेट में मिसफिट राजनीतिज्ञ है, या इस राजनीति के दलदल में एक खिली हुई आशा की रोशनी है। उस व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप का मैं ये आकलन करता हूं, लेकिन फिर सब कुछ जानते हुए भी गलतियां होती रहे तो फिर माफी, उसके लिए गलती तो उनकी है। सबसे महत्वपूर्ण यही है। और बाकी ये जो है कॉमेडी शो कि राजीव कुमार के पास जाओगे, इससे अच्छा बुलाओ ना हुड्डा को, शैलजा को, रणदीप सुरजेवाला को, दीपक बावरिया को, केसी वेणुगोपाल को, अशोक गहलोत को, कमलनाथ को, भूपेश बघेल को। ये फ्रेंचाइजी वाले कब तक दिल्ली हाई कमान से माल लेके जाएंगे और बेच बाच करके हाथ झाड़ करके किनारे खड़े हो जाएंगे। सत्ता में आज भी हुड्डा को, शैलजा को, रणदीप सुरजेवाला को किसी को फर्क नहीं है कि कांग्रेस हार गई है। ये मैं बता रहा हूं, किसी को फर्क नहीं है। इन्हें पार्टी चाहिए, पार्टी इनकी मुट्ठी में होनी चाहिए, इनकी स्टेट में, मतलब इनके हाथ में, इनके दरवाजे पर बंधी हुई बकरी जैसे जब चाहे तो हला। पार्टी हाथ में रहे इसका भी मैं विरोध नहीं करता। क्षेत्रीय क्षेत्र हो, पार्टी हाथ में रखो, लेकिन फिर पार्टी हाथ में प्रदेश हित के लिए रखो, पार्टी हित के लिए रखो, देश हित के लिए रखो, खुद के स्वार्थ के लिए मत रखो। नहीं, खुद के स्वार्थ अपने दामाद के लिए मत रखो। राजनीति अपने दामादों के लिए मत करो, राजनीति अपने अय्याशियों के लिए मत करो, राजनीति अपनी तिजोरी भरने के लिए मत करो। इन्हें कोई फर्क नहीं है हारने से। किसी का बेटा जीत गया, किसी का रिश्तेदार जीत गया, विधायक विधानसभा में बैठेंगे, विधायक बने रहेंगे। खैर, चलते चलते राहुल गांधी के लिए राहुल गांधी के एक मित्र की एक क्लिप सुनवा देते हैं। इसलिए इस कॉमेडी शो से बाहर हो जाइए राहुल जी। आपके मित्र, और बहुत आलोचना मैंने की है अखिलेश यादव की, उनकी मेच्योरिटी की, उनके इर्द गिर्द जो एक सर्कल है उसकी, लेकिन उससे बाहर निकलता हुआ जब नेता नजर आता है तो हम जरूर तारीफ करते हैं। जब बाहर निकलता, अखिलेश यादव ने सदन में क्या कहा था जरा सुन लीजिए। जब मशीन की बात होती है सुन लीजिए, अगर आपको रहना है तो फिर एक रास्ते पे रहिए, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थूर नहीं चलेगा। सुनिए। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। सुना भाऊ ने, 80 के 80 जीत जाएंगे तो भी हमें भरोसा नहीं है, हम उसी मशीन से जीत के आएंगे और उसको हटाएंगे। ये आज तक तो कभी नहीं बोला किसी कांग्रेस के नेता ने, किसी ने नहीं बोला कि नहीं हम सब जीत जाएंगे तब भी इस पर विश्वास हटाएंगे। वो सबसे बड़ी वो जीत करके इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया समाजवादी पार्टी ने। उसके बावजूद लोकसभा में इस मुद्दे पर अखिलेश अगर चुप भी रहते, नहीं बोलते, तो कौन कह रहा था कि मशीन पे आपको आज स्टेटमेंट देना है, आज लोकसभा में मशीन पर चर्चा है। मशीन पर चर्चा नहीं थी, लेकिन कहा अपने मन की बात। इसलिए ये सर्कस, ये कॉमेडी शो, ये बंद करिए। अगर आपको लड़ना है तो एक फोर्स, एक ब्रिगेड, एक मोर्चा परमानेंट उधर खुला रहे, और दूसरी तरफ जरा एक ऑपरेशन थिएटर बनवाइए एआईसीसी में, और एक एक करके बुलाइए और सर्जरी करिए, बड़ी सर्जरी करिए, सर्जरी करिए। और मैं ये यकीनन बताऊं कि इनकी सर्जरी करने में आपका भी हाथ पांव कटेगा, क्योंकि ये सर्जिकल ब्लेड उल्टा भी चला देंगे। ये सब पेशेंट ऐसे हैं, ये सर्जिकल ब्लेड आपसे छीनेंगे, आप पे चलाएंगे। लेकिन अगर ये सर्जरी आप नहीं करेंगे
तो आपको पता भी नहीं चलेगा, या आपके हाथ पांव सब काट देंगे उस सर्जिकल ब्लेड से। आपके पांव के नीचे की जमीन सरकती जाएगी, सरकती जाएगी। आप दिन रात चलोगे। एक कहावत है, 9 दिन चले 2.5 कोस। एक गांव की कहावत है उत्तर प्रदेश में, 9 दिन चले और 2.5 कोस। आप अक्सर चलते हैं, पदयात्रा करते हैं, मिलते जुलते हैं, इसलिए कहावत कह दी कि एक आदमी 9 दिन तक चला। 9 दिन चलने के बाद पूछा कितना दूर चले हो, तो पता चला 2.5 कोस चला था। तो आप चलते जाओगे और बिल्कुल जब तक आपकी ये टीम रहेगी तब तक आप समझ लो कि आप ट्रेडमिल पर चल रहे हो। आप ट्रेडमिल पर चल रहे हो इस टीम के साथ। आप दिन रात चलोगे, लेकिन जहां हो वहीं पर रहोगे, और थोड़ा सा अगर चूक गए ट्रेडमिल पर तो क्या होता है, आदमी गिरता है, नाक भी फूट जाती है। तो बिल्कुल ट्रेडमिल पर, इस टीम के साथ आप ट्रेडमिल पर चल रहे हो, एक चूक में नाक भी फूट जाएगी, गिर भी जाओगे आप। तो इस टीम को हटाओ ताकि आप जब चलो तो दूरी तय होती नजर आए। इजाजत दीजिए, 1 घंटे का शो का ऐलान भाव ने कर दिया है 15 तारीख से पहले। 1 घंटा, और फिर एक एक परत खोलेंगे एक एक सीट की। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।